बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स का आर्टिकल हमारा रहता था, तो इसको हम वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें देखें, स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग में या एयर कॉलम दोनों में प्रोड्यूस होती हैं, और इनकी जो फिनोमिना है, जो काज है इनकी प्रोडक्शन का, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से आपको पता है कि 3 किस्म के डिफरेंट फिनोमिना जो हैं वो बनते हैं। उनमें से एक स्टेशनरी वेव्स है, और वो कैसे बनता है कि जब दो सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है, एक ही लाइन में दो सेम वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में आपस में मिलती हैं, तो उससे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर डायरेक्शन सेम करती जाए तो आपको पता है उससे इंटरफेरेंस होती है, और अगर स्लाइटली फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रखी जाए तो उससे फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव्स हमारे सिलेबस में चूंकि शामिल था, वैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाकी जो 3 फिनोमिना है उनमें से सिर्फ हम एक को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये पूछा जा सकता था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के किस फिनोमिना की बिहाफ पे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग या एयर कॉलम के अंदर ही हम इनको क्यों कंसिडर करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि असल में होता यह है कि जब आप एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ले रहे हैं तो आप एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स से कि इस साइड से आपने एक वेव इस तरह से प्रोड्यूस की और ये वेव आगे जा रही है एक पल्स की फॉर्म में, तो यहाँ से यही वेव रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएगी। अगर हम एक और वेव इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दें तो ये रिफ्लेक्शन होकर वापस जो वेव आएगी, तो ये दोनों वेव सेम फ्रिक्वेंसी की होंगी, सेम नेचर की होंगी, एक ही लाइन में मूव कर रही होंगी, तो इनकी सुपरपोजिशन या ओवरलैपिंग से फिर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यही वजह है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर या एयर कॉलम के अंदर, एयर कॉलम में भी यही होता है कि अगर आपके पास एयर कॉलम है तो यहाँ पे आप साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो एक वेव जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वही वेव दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं, उन दोनों के मिलने से स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो एयर कॉलम हो चाहे स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, दोनों के अंदर स्टेशनरी वेव्स इसी अंदाज से प्रोड्यूस होती हैं। अब हमने इसमें देखना है कि इसके कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके ऊपर भी बिल्कुल वही v=f लैम्डा जो इक्वेशन है वो वैलिड है, और सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं स्पीड, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड वो इसी इक्वेशन से निकल आते हैं। तो इसमें देखें, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि स्टेशनरी वेव्स की सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक्स में से ये है कि इसके नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। हम नोड्स इन पॉइंट्स को बोलते हैं जो हमेशा के लिए स्टेशनरी रहते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये हमेशा के लिए स्टेशनरी रहते हैं, और जो एंटी नोड है ये अप डाउन वाइब्रेट करते रहते हैं। असल में ये जो एंटी नोड्स हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द स्टेशनरी वेव परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशंस, एंटी नोड्स, नोड्स और होल ऑफ द वेव। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि जस्ट एंटी नोड्स परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशंस। बाद दफ़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड भी किया जाता है कि नोड्स के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम किस पार्ट का होता है, वो एंटी नोड का होता है। एंटी नोड जो है, एंटी नोड क्या चीज़ है, इट इज़ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द क्रेस्ट साइड और द ट्रफ साइड। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ जो पॉइंट हमारे पास क्रेस्ट साइड पे या फिर ट्रफ साइड पे होता है, अपर पोजीशन पे या लोअर पोजीशन पे, उसको हम एंटी नोड का नाम देते हैं। तो ये एंटी नोड्स हैं। तो एंटी नोड्स भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहता हूँ तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ये इसके सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक में से था कि कौन सा पार्ट, और एनर्जी जो है, ये जो नोड्स हैं यहाँ पे एनर्जी हम कह सकते हैं कि खाली की खाली अगर मौजूद है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन ये जो एंटी नोड्स हैं इनके दरमियान में एनर्जी मुसलसल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती रहती है। बिल्कुल उसी तरह से जब स्प्रिंग अपनी पीक पोजीशन पे पहुंचता है तो उसके पास सारी की सारी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये अगर पोजीशन ए पे पहुंचता है तो इसके पास सारी की सारी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आता जाएगा, जब अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसके पास सारी की सारी ये जो एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी इस पोजीशन पे, इनकी मिड पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और ये आगे नीचे जब मूव करेगा बी पॉइंट की तरफ एंटी नोड, तो बी पॉइंट पे भी पहुंच के इसके पास सारी की सारी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो हमने देखा कि एनर्जी की ऑसिलेशन मुसलसल होती रहती है
एंटी नोड्स के पॉइंट्स के दरमियान में, लेकिन नोड्स जो है वो हमेशा के लिए स्टेशनरी रहते हैं। तो इस तरह से हम स्टेशनरी वेव्स की इन कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। अब अनदर पार्ट इसका ये है कि दो एंटी नोड्स के दरमियान में आप या दो नोड्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस देखते हैं तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एंटी नोड्स बन रहा है और ये एक पार्ट ऑफ द वेव है, क्योंकि वेव को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं ना कि ये दोनों पोर्शन हम लेते हैं जिसमें एक पार्ट क्रेस्ट होता है और दूसरा पार्ट ट्रफ होता है। तो अगर आप गौर करें तो इतना पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें खाली क्रेस्ट आ रहा है, या तो ऊपर पार्ट आ रहा है या फिर खाली ट्रफ आ रहा है। इसका मतलब हाफ वेव शामिल है दो नोड्स के दरमियान में। तो इसलिए हमेशा दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 के बराबर होगा। तो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ के बराबर है। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स, ये नंबर ऑफ लूप 1 था, ये नंबर ऑफ लूप डिफरेंट क्यों होते जाते हैं? असल में हमारी जो पोजीशन ऑफ प्लकिंग है स्ट्रिंग को वो चेंज होती रहती है। अगर आप उसको सेंटर से प्लग कर रहे हैं तो एक नोड बनेगा, अगर आप उसको 1/3 पोर्शन से प्लग कर रहे हैं तो दो लूप्स बन जाएंगे। अगर आप पोजीशन और आगे ले जाते हैं, बाउंड्री के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ से प्लग करते हैं 1/4 पोजीशन पे चले जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास 3 डिफरेंट लूप्स जो है वो बनते हैं। बहरहाल पोजीशन ऑफ प्लकिंग के बारे में क्वेश्चन इस तरह कभी आएगा। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो हम उसको फोकस कर रहे हैं क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नोड जो है वो λ/2 के बराबर है। यहाँ पे देखें, लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ए से बी तक जो वेवलेंथ जो डिस्टेंस बन रहा है वो λ/2 के बराबर होगा। ये डिस्टेंस λ/2 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस λ/2 होगा और इसी तरह से बी से सी तक का डिस्टेंस भी λ/2 के बराबर होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो लूप बन रहे हैं तो डिस्टेंस जो होगा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2λ/2, यानी हम इसको लेंथ कहेंगे ना। द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव्स वो L के बराबर है, और अगर 1 लूप बन रहा है तो λ/2 के बराबर आएगा डिस्टेंस। अगर 2 लूप बन रहे हैं तो 2λ/2। अगर इसी तरह से 3 लूप बन रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 3λ/2 के बराबर। इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास nλ/2 आ जाएगी। यहाँ से हम लेंथ या वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, तो वो किसके बराबर आएगी 2L/n। तो ये nth ऑर्डर की जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से निकल सकती है। मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ एनी स्टेशनरी वेव्स व्हिच हैज द लेंथ 2 मीटर एंड इट इज मेकिंग 4 सेगमेंट्स। तो इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 4 है और हमारे पास जो लेंथ है उसकी वैल्यू 2 मीटर है। तो इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आएगा 2 × L। L की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं और n यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स हैं जो कि 4 के बराबर है। तो ये λ4 का मतलब क्या है कि ये वो वेवलेंथ होगी जब 4 लूप बनेंगे तो वो वेवलेंथ हमारी 1 मीटर के बराबर आ रही है। तो ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो था ये अहम था। हम अब इसकी फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आते हैं, इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात और थी कि हम रिफ्लेक्शन जब लेते हैं वेव्स की तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही होती है, तो रेयर से यानी डेंसर मीडियम से, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो रेयर मीडियम है और जो बाउंड्री है उसकी जो दीवार है जिसके साथ भी हमने उसको हैंग आउट किया हुआ है, तो वो जो बाउंड्री है वो डेंसर मीडियम होगा। तो रेयर से जा रही है वेव और डेंसर से वो डेंसर उसकी बाउंड्री है, तो रिफ्लेक्शन उसकी डेफिनेटली डेंसर मीडियम से होगी। तो ऐसे केस के अंदर जो फेज चेंज आएगा वो 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस की वजह से इसका क्रेस्ट जो है वो ट्रफ में बदल रहा है। यानी मैंने एक दफ़ा ये यहाँ पे पार्ट शो किया हुआ है क्रेस्ट का और दूसरी दफ़ा ट्रफ का। ये जो पार्ट जा रहा था ये जब वापस आया तो ये ट्रफ बन के आया, यानी इसमें फेज चेंज आ गया 180 डिग्री का। हमने फाई = 2πx/λ डिटेल से फार्मूला डिस्कस किया था कि किस तरह से हम फेज चेंज को एक्सप्लेन करते हैं पाथ डिफरेंस की शक्ल में। बहरहाल एक और बात है कि स्टेशनरी वेव्स की जो स्पीड है वो याद रखिएगा कि वो कांस्टेंट रहती है। एक दफ़ा आपने स्ट्रिंग को सेट कर लिया किसी एक पोजीशन पे किसी एक टेंशन के साथ, तो उसकी स्पीड वेरी नहीं करती। उसकी स्पीड का फार्मूला v = √f/m आमतौर पे लिखा जाता है। तो असल में ये स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव्स है और इसमें f जो है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है।
और बल्कि सॉरी, फोर्स जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और m जो है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो ओवरऑल अगर इसकी डायमेंशन देखें f ओवर m की, तो f ओवर m हमेशा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। तो अगर आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अंडर रूट एफ एम की फॉर्म में, यानी मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। तो बाद दफ़ा आपको खाली इसकी डायमेंशन ही पूछी जाएंगी कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एफ ओवर एम। तो एफ ओवर एम की डायमेंशन जो है वो मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड है, लेकिन अगर अंडर रूट एफ ओवर एम की डायमेंशन पूछी जाएंगी तो वो मीटर पर सेकंड होगी। तो ये था स्पीड के बारे में। लेट्स से कि इसमें भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आमतौर पर वैसे मास ऑफ द स्ट्रिंग जो है, मास पर यूनिट लेंथ, वो नेचर ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। एक दफ़ा आपने वो फिक्स कर दी तो ये m की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। तो मेन पैरामीटर जिसको चेंज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स वो है फोर्स यानी टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग कभी डिक्रीज की जाएगी, कभी इंक्रीज की जाएगी। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर उसकी लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए हम उसकी टेंशन को 4 टाइम कर देते हैं, तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव डबल हो जाएगी, क्योंकि आप अंडर रूट 4f यहाँ पे जब पुट अप करते हैं तो अंडर रूट 4 का आंसर जब निकालेंगे तो वो अंडर रूट 2f ओवर m बनेगा, यानी स्पीड पहली वैल्यू के मुकाबले में 2 गुना बढ़ गई है। तो ये बात थी कि स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव्स किस तरह से कांस्टेंट रहती है। एक दफ़ा आपने टेंशन और नेचर ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट कर दिया तो अब स्पीड ऑफ द स्टेशनरी वेव्स चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम जब ये रिलेशन लिखते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा का रिलेशन, तो इस v इक्वल टू एफ लैम्डा के रिलेशन के अंदर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। यानी क्या मतलब है इसका कि क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, आपको पता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देख सकते हैं कि v अगर कांस्टेंट है तो f विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखिए नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसे इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ कैसे डिक्रीज करेगी। देखिए इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो कम है, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू और ज़्यादा है। आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 टाइम ज़्यादा है, इसमें उसकी पहली फ्रिक्वेंसी के मुकाबले में 3 टाइम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। यानी एक सादा सा रूल है कि नंबर ऑफ लूप्स देखें, जितने नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा बन रहे हैं इसका मतलब उस स्टेशनरी वेव्स के अंदर उतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ लूप कम होंगे उतनी फ्रिक्वेंसी कम होगी। और मज़े की बात है कि हम ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि अगर n नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं तो हमारे पास nf1 के बराबर फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी ये n जो है ये नंबर ऑफ लूप के बराबर है। अगर फर्ज किया पहली वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब जो थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव से सॉरी मुराद है कि 3 नंबर ऑफ लूप जब आप बनाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज होगी। यानी बड़ा आसान सा हिसाब है कि आप स्टेशनरी वेव्स को फिजिकली ऑब्जर्व करके उसके नंबर ऑफ लूप को गिन के, नंबर ऑफ लूप्स को काउंट करके आप आसानी के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इफ देयर आर 3 नंबर ऑफ लूप्स इट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन दिस वेव इन दिस कंडीशन विल बी इक्विवेलेंट टू 3f1। अगर 4 लूप है तो 4f1 के बराबर। यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर आपको वैल्यू पता है तो आप ये फ्रीक्वेंसी कोई भी इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन से नहीं आया, बल्कि इसकी पूरी कैलकुलेशन है, वो भी हम देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा मजीद जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन इस फार्मूले की कैसे की जाएगी। एफ मैंने वैसे बता दिया कि हमें यानी देख के तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहें तो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह रहे थे कि फर्स्ट जो लूप है इसके अंदर वेवलेंथ को निकालते हैं। हाँ, तो बच्चों आमतौर पे जो एफएससी के अंदर भी मेथड ये बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उसके अंदर बहुत सारे जनरलाइज फार्मूले सामने आ जाते हैं। तो हमने पहले भी इसको देखा कि इसके अंदर लेंथ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लेंथ फॉर द वन लूप विल बी इक्विवेलेंट टू λ/2। तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो वो 2l के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे लेंथ तो वो बराबर आएगी 2λ/2। हाँ, ऐसे ही है कि हम यहाँ पे यानी यहाँ से a से b तक λ/2, b से c तक भी λ/2, तो 2 लूप्स बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने लेंथ को लिख दिया है 2λ/2 के बराबर, क्योंकि 2 हाफ वेव थी। तो इसी तरह से आप लैम्डा लिखेंगे तो उसको मैं लिख दूंगा 2l/2 के बराबर। इसी तरह से अगर आप थर्ड लूप देखते हैं तो उसके अंदर लेंथ जो है वो 3λ/2 के बराबर, और यहाँ से लैम्डा लिखेंगे तो वो आएगा 2l/3 के बराबर। अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेंथ बराबर आ जाएगी n λ/2 के बराबर, और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा
ये फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, 2L/n के बराबर। तो अब अगर आप फ्रिक्वेंसी देखेंगे nth ऑर्डर की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहनी है, तो उसमें देखें बड़ी आसानी से हम फ्रिक्वेंसी का ये फार्मूला लिख सकते हैं कि nth ऑर्डर में फ्रिक्वेंसी बराबर होगी f = v/λ के बराबर। यानी मीन टू से कि v तो कांस्टेंट था, तो वेवलेंथ के चेंज की वजह से फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा। अब लैम्डा n ये है हमारे पास, तो लैम्डा n की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो ये बराबर आ जाएगा लैम्डा n की जगह पे आप लिखेंगे 2L/n। इस n को हम ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा fn = nv/2L। अब ये फार्मूला बड़ा फेमस फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं कि nth ऑर्डर की जो फ्रिक्वेंसी है, nth हार्मोनिक अगर किसी स्टेशनरी वेव में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या है स्ट्रेचिंग के लिए, तो nv/2L उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसी फार्मूले को हम ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो v है स्पीड ऑफ द वेव वो √f/m के बराबर थी। अभी हमने इसके बात की है, √f/m के बराबर था, तो इसलिए हम इसको v को इस तरह से भी लिख सकते हैं, √f/m/2L, या बाज़ दफ़ा सिंपली ऐसे लिखा होता है फार्मूला fn = 1/2L × n × √f/m। तो ये अक्सर फार्मूला लिखा जाता है। इसमें अगर n की वैल्यू 1 ले ली जाए तो फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रिक्वेंसी आएगी, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आएगी, वो n की वैल्यू 1 लगाने के बाद 1/2L √f/m के बराबर आ जाती है। तो ये हमने देखा कि स्टेशनरी वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जब प्रोड्यूस होती हैं तो उस वक्त उनकी nth वेवलेंथ किसके बराबर होती है और nth फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होती है। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड जरूर देखना चाहिए, फिर हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन मैं चलें उसकी स्टेटमेंट बोल देता हूँ जी बेटे। तो क्वेश्चन असल में इसमें जो आएंगे वो डिफरेंट नोयत के होंगे, v = f λ फार्मूला से भी हो सकते हैं, हमने पहले इसको डिस्कस किया है, हमने असाइनमेंट सेंड की हुई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसमें मैंने उसका सोल्यूशन भी आपको भेजा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहरहाल आप देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जो फेमस क्वेश्चन है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि हमारे पास इफ़ देयर आर वी हैव अ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द stationary waves for this those particular number of segments which are equivalent to 5 is 500 hertz. Mean to say we are given the number of loops and the frequency corresponding to number of loops. यानी हमें दूसरे लफ्जों में f5 दिया हुआ है, यानी उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या बोला है कि हमारे पास एक स्टेशनरी वेव्स है जिसके अंदर टोटल 5 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 500 हर्ट्ज है, उस वेव की फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली f5 होगा। तो हमें कहता है कि अगर ऐसे ही है तो आप बताएं जब 6 नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे तो उस वक्त फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, या 8 नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे तो उस वक्त फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, देखें हम ऐसा करते हैं कि फार्मूला मैंने अभी भी आपके सामने लिखा, इस फार्मूले को गौर कीजिएगा कि ये जो फार्मूला है f = n/2L या nv/2L, इस फार्मूले के मुताबिक ये जो v/2L था ये क्या चीज़ थी, ये v/2L एक्चुअली ये फर्स्ट फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट आता है। जब मिसाल के तौर पे मैं fn की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो f1 किसके बराबर आ जाएगा जी, देखिए ये देखें हमारे पास f1 किसके बराबर आएगा, f1 बराबर आएगा v/2L के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fn जो है वो किसके बराबर आएगा, आप nv/2L कर रहे थे ना, तो nv/2L, इस v/2L की जगह पे हम f1 लगाएंगे। तो ये इक्वेशन है जिससे हमारा सवाल था, जो उसने क्वेश्चन किया वो इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो मैं अब क्वेश्चन की तरफ आता हूँ और उसके सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। देखें हमें उसने बोला कि ऐसे था कि हमें उसने बोला कि इफ देयर आर 5 नंबर ऑफ लूप्स एंड दे हैव 500 फ्रीक्वेंसी, तो इट मीन n इज गिवन फॉर 5 एंड f5 इज गिवन 500 हर्ट्ज। ओके,
तो अब आप देखेंगे तो F5 हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है, और सॉरी F5 जो है वो हम इसकी वैल्यू लगाते हैं 5F1, ये फार्मूला बन जाएगा। n नंबर ऑफ लूप्स दिए हुए थे 5, n की जगह पे 5 लगा दिया, Fn की जगह पे हमने 500 लगाना है, ये आ जाएगा 500। तो F5 की जगह पे हम लगा देते हैं 500 इज इक्वल टू 5 इंटू F1, तो ये 5 इस 500 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 हर्ट्ज के बराबर आएगा। तो देखें हमारे पास F1 आ गया है 100 हर्ट्ज, जबकि हमसे उसने पूछा था कि F8 निकालें, यानी 8 लूप बने तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फिर यही फार्मूला Fn इज इक्वल टू NF1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की वैल्यू अब 8 कर देंगे, अब n की वैल्यू 8 कर दें तो ये आ जाएगा F8 इज इक्वल टू 8 इंटू F1 हमारे पास आ चुका है। अब क्योंकि F1 हम एक दफ़ा फाइंड कर लें तो कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो जो पहली इन्फॉर्मेशन थी उससे हमें हेल्प मिली कि हमने उससे F1 निकाल लिया। तो जब F1 निकल आएगा तो फिर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो वो 800 हर्ट्ज के बराबर होगी। इसी तरह से आपसे nth ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये फार्मूला है लैम्डा n इज इक्वल टू 2l ओवर n। तो इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि इफ वी हैव ए स्ट्रिंग which is producing stationary waves is equal to 2 meter, and if that string is making let's say 4 number of loops, then what should be the wavelength, and if the same string is making 6 number of loop, then what should be the wavelength। तो इसी तरह से इसी क्वेश्चन को, इस फार्मूले को भी यूज करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से निकालेंगे जो वैल्यूज उसने गिवन थी कि अगर लेंथ थी 2 मीटर और वो टोटल नंबर ऑफ 4 लूप्स बना रही थी, लेट्स से n की वैल्यू हम 4 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 1 मीटर। ओके हो गया। तो सेम लेंथ के लिए अगर कह रहा है कि अगर 6 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे थे तो फिर वेवलेंथ क्या होगी, तो ये देखें सेम लेंथ है, यानी हमारे पास लेंथ की वैल्यू फर्ज किया 2 मीटर थी, तो 2 इंटू 2 ओवर नंबर ऑफ लूप्स 6 हो जाएंगे, तो ये 4 ओवर 6 आंसर आ जाएगा। अगर 6 नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। बाज़ दफ़ा हमें वेवलेंथ और नंबर ऑफ लूप्स दिए होते हैं और हमें पूछ लेते हैं कि व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बहरहाल इस क्वेश्चन का, इस फार्मूले का भी यूज़ होगा, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, उसमें से आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब देखें बच्चों, हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम की तरफ अगर स्विच करते हैं तो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम में और उसके दो पार्ट्स हैं कि ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स होगा, एक पार्ट उसका कि पाइप इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स। उसके लिए 100% 100% यही फार्मूले वैलिड है, उसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक कॉलम एक एंड से क्लोज है और दूसरे एंड से ओपन है तो उसके फार्मूले बदल जाएंगे। तो उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। जी बच्चों, तो मैंने बोला कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग और स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम ओपन फ्रॉम बोथ हैंड्स में कोई इक्वेशंस का, कोई कैलकुलेशंस का डिफरेंस नहीं था। लेकिन एक कॉलम ओपन फ्रॉम वन एंड में जो इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट वे से यूज होती हैं। एक बात और याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स वो क्या होता है, λ/2। किस केस के अंदर, स्ट्रेच स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आपको नोड और एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस पूछ लिया जाता है तो वो λ/2 का हाफ बन रहा है, जो कि λ/4 के बराबर आएगा। तो इसी तरह से हम अगर देखते हैं कि लेट्स से कि ये एक एयर कॉलम था हमारे पास, और एयर कॉलम जो है ये इस तरह से दोनों एंड से ओपन है। तो आपको पता है कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इस अंदाज से प्रोड्यूस होती हैं कि दोनों साइडों पे हम एंटी नोड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल की मोशन है उसका एम्पलीट्यूड जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पे मैक्सिमम शो किया जाता है इस केस के अंदर। तो ये इसका एंटी नोड और ये नोड बन रहा है। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस बनेगा ये λ/4 आएगा, ये भी डिस्टेंस λ/4 के बराबर आएगा। वजह क्या है, क्योंकि एंटी नोड और नोड के दरमियान में डिस्टेंस λ/4 के बराबर होता है। अगर आप लेंथ निकालेंगे तो वो λ/4 प्लस λ/4 यानी 2λ/4 के बराबर आएगी, और अगर आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारे पास फिर λ/2। तो आपको याद होगा हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हैं इसमें हमने देखें λ/2 लिखा था, इसमें 2λ/2, इसमें 3λ/2। तो ये लेंथ भी हमारे पास λ/2 के बराबर आई थी और ये लेंथ भी λ/2 के बराबर है। तो इसी तरह से सारी क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगी। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि अगर स्टेशनरी वेव ऐसे एयर कॉलम में प्रोड्यूस हुई हैं जो एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं
ये हमारे पास एक एयर कॉलम है। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि इस एंड को हमेशा नोड शो करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल असल में लॉन्गिट्यूडनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उसका स्केच जो है वो ट्रांसफर्स की शक्ल में शो कर रहे होते हैं। रियल के अंदर इसमें साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एयर कॉलम में, और उसके अंदर आपको पता है कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स की मोशन की वाइब्रेशन को जहन में रखते हुए हम उसकी ट्रांसवर्स नेचर को ड्रॉ करते हैं। यानी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मोशन का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है वहाँ पे हम नोड शो करते हैं, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मोशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहाँ पे हम एंटी नोड शो करते हैं। अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा तो उसको दोनों एंड्स भी मिलेंगे, वो फ्रीली वाइब्रेट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे एंटी नोड शो करते हैं। और यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर उसकी मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो कॉन्स्ट्रेन होगी, वो लिमिटेड होगी, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ मूव नहीं कर सकता। यही वजह है कि उसकी एम्पलीट्यूड को जीरो लिया जाएगा और यहाँ पे हम उसको नोड शो कर देते हैं। इसका मतलब ये एंटी नोड यहाँ पे होगा और नोड यहाँ पे होगा। तो इस तरतीब से ये हमने यहाँ पे नोड बना दिया और ये एंटी नोड। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस λ/4 के बराबर होगा, तो इसमें लेंथ λ/4 के बराबर आ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट स्टेज लेते हैं इसकी, नेक्स्ट स्टेज में हम कैसे बनाते हैं इसको, हम डेफिनेटली यहाँ पे नोड बनाते और यहाँ पे एंटी नोड बनाते। तो डेफिनेटली ये नोड और एंटी नोड बनने के बाद दरमियान में फिर एक और एंटी नोड बन सकता था। तो इस केस के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो सब बराबर है। ये भी λ/4 है, ये भी λ/4 है, ये भी λ/4 है, यानी पॉइंट 1, 2, 3 और 4, 1 और 2 के दरमियान λ/4, 2 और 3 के दरमियान λ/4, 3 और 4 के दरमियान। तो टोटल डिस्टेंस ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, तो L बराबर आ जाएगा 3 λ/4 के। अगर आप इसको कंटिन्यू करते तो आप देखते पहले 1 λ/4 आया, फिर 3 λ/4। अगर आप इस तरह से एक और हार्मोनिक बनाते हैं नेक्स्ट वाला, तो वो 5 λ/4 के बराबर आएगा, और इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएं तो n λ/4 के बराबर हमारी लेंथ निकलेगी। तो ये फार्मूला आ जाएगा nth ऑर्डर की वेवलेंथ का। यहाँ से आप 4L/n करके λn की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे थे फार्मूलों का, तो हमारे पास λn बराबर था 2L/n के। किस केस में? स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में, या फिर एयर कॉलम विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स। तो फर्क किसका आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही थी और यहाँ पे वैल्यू 4 आ रही। और दूसरी बात, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो इंटीजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे जो n है वो आपको पता लग रहा है कि इवन ऑर्डर में से आ रहा है। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आ गया, इसीलिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1, 3, 5 यानी ओड नंबर्स होंगे। तो ये फार्मूलों का डिफरेंस था जो हमने कंपैरिजन किया। इसी तरह से बेटे अगर आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ड्राइव करना चाहें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है F = V λ। ठीक है, तो λn की ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। हम ये λn की ये वैल्यू यूज करेंगे, तो सॉरी F = V/λ फार्मूला था। तो F = V/λ फार्मूला लगाएं, nth ऑर्डर है ना, तो nth ऑर्डर का फार्मूला आ जाएगा। v की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, पहले बताया। λn की वैल्यू लगाएं, वो 4L/n है, ये 4L/n आ गया, n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा Fn = n × V/4L। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास nth ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी का। दोनों फार्मूलों में डिफरेंस देखना जरूरी था। फिर मैं लिख देता हूँ, ये जो फार्मूला है जिसके साथ मैंने स्टार लगाया है, ये फार्मूला हमारे लिए यूज हो रहा था द पाइप विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स और फॉर द स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। और ये जो फार्मूला है जिसके साथ मैंने टिक लगाया है, ये है पाइप विच इज क्लोज फ्रॉम वन एंड। दोनों का कंपैरिजन करें, λn में 4L/n आ रहा है, यहाँ पे 2L/n आ रहा है। फर्क क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, 1, 3, 5 है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आएगा n की वैल्यू। इसी तरह से अगर आप फ्रिक्वेंसी का फार्मूला लिखते हैं स्टार वाला, तो वो किसके बराबर था, अभी अभी हमने लिखा था वो nV/2L के बराबर था। तो ये फार्मूले के साथ भी स्टार लगा रहा हूँ, यानी ये दोनों स्टार्स वाले जो फार्मूले हैं ये एप्लीकेबल है किसके ऊपर, ये जनरल फार्मूले हमने पीछे ड्राइव किए हैं। किसके हैं? हाँ जी, ये फार्मूले द पाइप विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स या फिर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए वैलिड है। तो ये था हमारा ओवरऑल कंपैरिजन। और हम देखते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन अब इसमें से किस तरह से बनाने हैं हमने, या कौन सी चीज़ मिसिंग है। जी बच्चों, तो एक इंतहाई अहम बात कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन जो है में ओवरटोन्स का लफ्ज़ यूज़ करता है, और ओवरटोन्स जो हैं वो आम नेचुरल फ्रिक्वेंसी से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। एक और बात कि आपने, हम दोनों फार्मूलों को सामने रखते हैं, मैं सारा रेज कर देता हूँ, वाइप आउट कर देता हूँ। हम अगर दोनों फार्मूलों को सामने रखते हैं तो हमें यह भी अंदाज़ा होता है कि जो फ्रिक्वेंसीज की गुंजाइश है, ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स बनने की, ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की जो गुंजाइश है,
या ज़्यादा हार्मोनिक्स किस में प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो द पाइप विच इज़ ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, वो एनरिच्ड होगा, उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की गुंजाइश है, उसमें 1 हर्ट्ज भी पैदा हो सकती है, 2 हर्ट्ज भी पैदा हो सकती है, 3 हर्ट्ज भी पैदा हो सकती है। लेकिन आपने ये फार्मूला देखा F इक्वल टू एन वी ओवर 4L, फर्ज किया हम इसकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो इसकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी बराबर आ जाएगी वी ओवर 4L के बराबर, इसकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी। ये वो पाइप जो एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है। तो दूसरी तरफ देखें हम, हमारे पास ये फार्मूला था एन वी ओवर 2L, इसकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो F1 बराबर आ जाएगा वी ओवर 2L के, जो देखिएगा ये आ जाएगा वी ओवर 2L। तो ये इसकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आ गई, इसकी ये फ्रिक्वेंसी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आ गई। हम दोनों की रेशो देखते हैं, F1 ओवर F2 निकालते हैं, F1 ओवर F2 देखना चाहते हैं कि कितने टाइम नंबर्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो ओपन एंड में ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये आ जाएगा वी ओवर 2L और ये भी आ जाएगा वी ओवर 4L। तो आप इसको वी से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, L को N से कैंसिल कर देंगे, ये 1 ओवर 2 है, ये 1 ओवर 4 है, ऊपर जाके 4 ओवर 2 बनेगा। तो हमारे पास रेशो आ रही है 2:1, इसका मतलब 2 टाइम्स मोर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज आर अवेलेबल एज कम्पेयर टू द पाइप विच इज क्लोज फ्रॉम द वन एंड। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा सकता है कि किस तरह से कितने टाइम्स जो है वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। इसी तरह से वेवलेंथ की रेशो भी पूछी जा सकती है कि वेवलेंथ की रेशो जो है वो निकालें कि किस में वेवलेंथ ज़्यादा है और किस में वेवलेंथ कम है। तो उसको भी हम इसी तरह से देख सकते हैं। हमने अभी भी फार्मूला लिखा था लैम्डा एन इक्वल टू 4L ओवर एन के बराबर था, और इसकी जो वेवलेंथ थी वो बराबर थी 2L ओवर एन के बराबर। इसमें अगर आप फर्स्ट वेवलेंथ निकालते हैं तो ये बराबर आती 2L के, और इसमें अगर आप फर्स्ट वेवलेंथ निकालते हैं तो वो बराबर आती किसके, 4L के। तो इन दोनों की अगर रेशो आप निकाल देते, ये ओपन है और ये क्लोज है, इसके साथ ओ का लफ्ज यूज कर दिया, तो लैम्डा ओपन टू लैम्डा क्लोज, तो 2L ओवर 4L निकालें तो इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो हाफ होगी, डेफिनेटली हाफ होनी चाहिए क्योंकि फ्रिक्वेंसी डबल थी। आपने देखा ना फ्रिक्वेंसी 2 टाइम ज्यादा बन रही थी, तो इसकी रेशो उलट आई है, वेवलेंथ जो है वो 1 ओवर 2 के बराबर है कि वेवलेंथ इसमें कम बनेगी, हाफ बनेगी। तो इसकी रेशो जो है वो आधी होगी, आधी नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है वो मतलब छोटी वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी इसमें। बहरहाल इसमें और देखते हैं किस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती थी। जी हम ओवरटोन की बात कर लेते हैं। ओवरटोन्स क्या है, देखिए हमारे पास आम फ्रिक्वेंसीज जो आ रही हैं, मैं दोनों फार्मूले के लिखता हूँ कि इसमें हमारे पास आएगी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी F1, उसके बाद आ जाएगी F3, उसके बाद आ जाएगी F5, उसके बाद F7 एंड सो ऑन, यानी ओड नंबर्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज आएंगी। और इसमें आ जाएगी F1, इसमें आ जाएगी F2, F3 एंड F4। याद रखिएगा कि ये है आम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। नेचुरल हार्मोनिक्स अगर पूछता है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हार्मोनिक, तो आपने इसी तरतीब से उसका नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी बता देनी है। लेकिन अगर आपसे ओवरटोन्स पूछता है तो एक्चुअली ये F2 जो है ये इसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, और F3 को सेकंड ओवरटोन, यानी पहली फ्रिक्वेंसी को छोड़ दिया जाता है और जो नेक्स्ट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनकी नई तरतीब लगा दी जाती है, और पहली वाली जो उसकी सेकंड है उसको फर्स्ट बना देते हैं, थर्ड को सेकंड बना देते हैं, एक आर्डर हम डिक्रीज कर देते जाते हैं। तो दीज आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ओवरटोन्स। So it means if you are asked that what should be the third overtones for a wave which have 100 Hz frequency, तो उसकी मतलब अगर फ्रिक्वेंसी है 100 Hz, ठीक है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी लेट्स से फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 100 Hz है और उसके अंदर लेट्स से के 4 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, तो उसका थर्ड ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी बताया। तो डेफिनेटली हमने F4 निकालनी है और उसी ने खुद ही बताई हुई है कि वो 400 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। उसकी फर्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या थी, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी उसने हमें दी है उसकी 100 हर्ट्ज और नंबर ऑफ लूप्स उसने दिए हुए हैं 4, तो Fn बराबर आ जाएगा किसके, NF1 के, यानी 4 इंटू F1 यानी 100, ये आ जाएगा 400 हर्ट्ज के बराबर। तो ये क्या निकला है, ये असल में F4 निकला है, लेकिन ये थर्ड ओवरटोन होगा, तो हम एक एडर कम करके उसको बता देंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर हमसे वो पूछ लेता है कि व्हाट शुड बी दी, ये F1, F3, F5, F1 को छोड़ के F3 ये फर्स्ट ओवरटोन है, किस केस में, जब पाइप एक एंड से क्लोज है, और ये सेकंड यानी नेक्स्ट ओवरटोन है, इसको आप F3 का नाम दे सकते थे।
इसको आप F5 का नाम दे सकते थे। तो ये थर्ड ओवरटोन आ जाएगा और ये फिफ्थ ओवरटोन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल फार्मूला जो है फ्रिक्वेंसी का वो था Fn = NV/2L, लेकिन यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 माइनस कर देंगे तो ये जो अब फ्रिक्वेंसीज आएंगी, ये जो आर्डर आएगा ओवरटोन का आर्डर आ जाएगा n-1 कर दें। यानी मैं n की वैल्यू लगाता हूँ 4, तो मेरे पास वो फ्रिक्वेंसी तो जो निकलेगी वो थर्ड ओवरटोन आ जाएगा। 4-1 एक आर्डर कम कर दिया। तो ये अगर फार्मूला, अगर आप जनरल फार्मूला बनाना चाहते थे ओवरटोन का, तो वो इस तरह से बन जाए। जी, ये हमारा था स्टेशनरी वेव इन स्टैटिस्टिक्स और एयर कॉलम। हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं इसके डिस्कस किए हैं साथ साथ, और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट की शक्ल में आपको दे दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। फिलहाल वैसे में कुछ नहीं आ रहा, अगर कुछ आता है तो मैं इसको पुटअप कर देता हूँ, और मेरा ख्याल में हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होगा।